तो फर्स्ट पार्ट में हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश में कैसा डेमोक्रेसी और मिलिट्री उसका मिक्स है वो चीज़ को देखे थे, और कैसा वहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई है और कैसे देश चल रहे हैं। तो ये हम देखे थे कल के क्लास में। इन टुडेस क्लास हम नेपाल को देखेंगे, इंडिया का रिलेशंस नेपाल के साथ, देन भूटान, देन श्रीलंका, मालदीव्स, ये कंट्रीज़ जो हैं इनके साथ कैसा इंडिया का रिलेशन है, एंड ऑल्सो अबाउट सार्क। ओके, ये सब देख के हम टुडे डेफिनेटली वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर कंटेम्पररी साउथ एशिया। ओके, लेट अस कम टू नेपाल। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज वेल एज मिलिट्री इन दोनों का मिक्स है। ये देश इंडिया में ऐसा, ये दुनिया साउथ एशिया में ऐसा है जो नेपाल है, जहाँ पर मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में देयर वाज अ कश्मकश। ओके, एक बैटल इन दोनों के बीच में। मोनार्की था पहले नेपाल, एंड देन वो डेमोक्रेसी में आने की कोशिश किया तो वहाँ का किंग ने वो चीज़ को हटा दिया। उसके बाद मायूस्ट, मायूस्ट जो बोलते हैं, मायूस्ट जो कम्युनिज्म के एक सीरियस वर्शन है जिसमें वो वेपन्स को भी इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ पर फैल गया था। एंड फाइनली मायूस्ट को हटा दिया गया, देन डेमोक्रेसी वहाँ पर आ गई, एंड नेपाल में किंगडम हट के आज नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये चीज़ ही डेमो शॉर्ट में अगर नेपाल की हिस्ट्री देखेंगे तो यही हुआ है नेपाल में। तो अगर पहले से अगर हम देखेंगे हिस्ट्री में, तो नेपाल हैज़ बीन अ हिंदू किंगडम फॉर इन द पास्ट। देन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल विद इन नेपाल जो चाहते थे कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आए, ओके, वहाँ पर एक मोर ओपन और रेस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आए, लेकिन किंग उसे नहीं चाहता था, नेपाल का किंग। तो बेसिकली वो अपने पास फुल कंट्रोल रखता था और एक्सपेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी को रेस्ट्रिक्ट करता था। अब ये रेस्ट्रिक्ट करने से क्या हुआ नेपाल में, बेसिकली और एक्सट्रीमिज्म फैल गया नेपाल में। तो किंग ने क्या किया, न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को 1990 में एक्सेप्ट किया। ओके, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता है वहाँ पर, तो इसलिए किंग ने यहाँ पर न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैड अ शॉर्ट एंड वेरी ट्रबल्ड करियर इन नेपाल। ठीक है, तो नेपाल में क्या हो जाता है कि माओइस्ट ऑफ द नेपाल सक्सेसफुल हो जाते हैं और वहाँ पर दहशतगर्दी, टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, अब ये हो गया कि नेपाल में माओइस्ट फैल गए तो उसे स्टॉप करना पड़ेगा और वहाँ पर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना पड़ेगा। वही हुआ नेपाल में भी कि जैसा कि मैंने कहा आपको, माओइस्ट जो है आर्म्ड इंसरेक्शन में ये करते थे, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ नॉट अहिंसा। ओके, वहाँ पर पीस वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। माओइस्ट बेसिकली वो अटैक करना वगैरह भी चाहते थे। और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये एक सवाल सीयूटी के लिए हो सकता है कि कौन से देश में ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो साउथ एशिया में अगर अगर देख लें, सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज इन साउथ एशिया, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, देन मालदीव्स वगैरह। लेकिन नेपाल में ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, किन के बीच में, किंग का जो फोर्सेस थे, मोनार्क की फोर्स और डेमोक्रेट्स और माओइस्ट। तो ये एक सवाल आ सकता है सीयूटी के लिए कि साउथ एशिया में कौन से कंट्री में ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ओके, वो नेपाल में। तो फाइनली 2002 में क्या करता है किंग, यही रीजन को इस्तेमाल करके नेपाल में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया गया था वो गवर्नमेंट को ही डिसॉल्व कर देते, रिप्रेजेंटेटिव्स का जो हाउस रहता है उसे डिसॉल्व कर देते। अगेन अप्रैल 2006 में प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होता है नेपाल में, और इससे जरिए किंग को वापस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रिस्टोर करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले हिंदू किंगडम था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ साथ वहाँ पर डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश की गई। माओइस्ट आने के बाद वहाँ पर किंग ने फिर से वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा दिया, फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वापस आते हैं और 7 पार्टी अलायंस मिलता है। ये भी एक सवाल हो सकता है आपके लिए सीयूटी के लिए कि कौन से कंट्री में साउथ एशिया में 7 पार्टी अलायंस फॉर्म किया गया, या व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसपीए, ये भी एक सवाल हो सकता है। तो फुल फॉर्म ऑफ एसपीए इज 7 पार्टी अलायंस। ओके, और इसमें माओइस्ट भी रहते हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी रहते हैं, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट नेपाल। तो यहाँ पर
मायूस्ट, लेकिन का प्रॉब्लम इनका यह है कि इंडिया को बहुत सस्पिशियस से देखते हैं कि इंडिया ज़्यादा नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर हो रहा है करके बोल के। और 2008 में आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा के नेपाल बिकम्स अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की। तो ये भी एक सवाल हो सकता है कि नेपाल आज क्या है, क्या वो हिंदू किंगडम है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, या वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ऐसा एक सवाल आ सकता है, या नन ऑफ द अबव करके एक ऑप्शन आ सकता है। द आंसर इज नेपाल इज टुडे इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 2008। और 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में आता है। तो बेसिकली ये है नेपाल का एक टाइमलाइन, और इसके साथ हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे। what is the next country? It is about the श्रीलंका। तो श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, अगर श्रीलंका का इश्यू को अगर शॉर्ट में बोलना है तो आप जानते हैं कि श्रीलंका कब ब्रिटिश से आज़ाद हुआ, 1948 में हो गया। तो वहाँ पर मसला यह था कि सिन्हली लैंग्वेज बात करने के लोग और तमिल स्पीकिंग पीपल आर देयर इन द नॉर्थन श्रीलंका। हु आर दिस पीपल? तो ये लोग तमिलनाडु से, जो इंडिया का जो स्टेट है वहाँ से ही ये लोग गए थे, ब्रिटिश जब रूल कर रहा था वहाँ का टी प्लांटेशन में वगैरह काम करने के लिए, और वहाँ पर ही वो लोग सेटल हो गए। तो बेसिकली श्रीलंका का इशू यह है कि सिन्हली गवर्नमेंट और तमिल पीपल के बीच में वो देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग, और तमिल पीपल वांटेड मोर पावर्स। ओके, यानी कि उनका रिप्रेजेंटेशन वो चाहते थे, लेकिन सिन्हली गवर्नमेंट, जो सिन्हली लैंग्वेज बात करने के लोग थे, वो नहीं चाहते थे ये पावर्स देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। तो ये था मसला श्रीलंका का, और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, बातचीत होती है। देन फाइनली 1983 में LTTE, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो वहाँ पर इंडिया भी से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही घोषित करके रखा है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। ठीक है, तो ये जो LTTE है ये बनता है, और वहाँ पर वार्स भी होते हैं, सिविल वार हो जाती है। फाइनली 2009 में सिविल वार ख़त्म हो जाती। आज वहाँ पर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है। ओके, बट देन दिस इज द इश्यू, व्हाई इंडिया इंटरफेयर्स इन श्रीलंका, बिकॉज श्रीलंका इज हैविंग पीपल फ्रॉम इंडिया। ओके, इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए अगर वहाँ पर तमिल्स पे अटैक हुआ तो तमिलनाडु में इश्यूज होते हैं, और तमिलनाडु की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है, तो इसलिए भी क्या करना पड़ता है, इंडिया को वहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ता है। दिस इज शॉर्ट में आपको मैं बोल दिया। अब चलते हैं इन डिटेल में, अगर कोई चीज़ मिस हुई तो मैं आपको इस स्लाइड में आपको बताता चलूँ। तो सिन्हली कम्युनिटी आप याद रखें, कौन से कंट्री में सिन्हली कम्युनिटी है, ये ऐसा एक सवाल आ गया, तो इट इज़ श्रीलंका। ठीक है, वहाँ पर तमिल्स के बीच में इशू है, तमिल और सिन्हली बीच लोगों के बीच में इशू श्रीलंका में है, यह आप जान लें। ठीक है, वहाँ पर कंसेशन देने को इन लोगों ने मना कर दिया। और कौन से साल LTTE मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना, वो था 1983 ऑनवर्ड्स। ठीक है, और ये क्या चाहते थे, एक सेपरेट तमिल कंट्री चाहते थे श्रीलंका के अंदर, बिकॉज तमिल्स वर नॉट गिवन देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये था इनका प्रॉब्लम। तो इंडिया इसमें इंटरफेयर इसलिए करता है कि वो जो तमिल पीपल हैं दे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ठीक है, और वहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए, तमिल क्वेश्चन को नेगोशिएट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बार बार वहाँ पर इंटरफेयर करी है। और 1987 में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको नहीं बताया, वो है कि इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है श्रीलंका में। हम यहाँ से पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं, और वो एक बड़ा मसला हो जाता। पीस कीपिंग फोर्स 2 साल के लिए वहाँ पर रहता है, लेकिन LTTE के साथ हम नेगोशिएट करते हैं और लड़ते भी हैं ताकि उनको स्टॉप किया जाए, बट वहाँ से ही वो दुश्मनी बढ़ जाती, विच लेड टू दी टेररिस्ट अटैक इन विच आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड। ठीक है, तो ये हुआ था। तो इंडिया ने साइन किया एक अकॉर्ड श्रीलंका के साथ, ताकि वहाँ पर एक स्टेबलाइज रिलेशनशिप रखें, और इंडियन आर्मी गई थी और फाइट करी, LTTE के साथ लड़ी थी वहाँ पर जाके। उसका नाम जो है हम 1989 में से कहते हैं कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। लेकिन 2 साल में वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को हमने विड्रॉ कर लिया श्रीलंका से। ओके, तो श्रीलंकन क्राइसिस वायलेंट क्राइसिस था है। ओके, और फाइनली 2 कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं ये सब लोगों को लाने के लिए, तमिल पीपल, सिन्हली पीपल। ओके, ये तमिल LTTE के लोगों को सब ला के डिस्कशन टेबल में रखने के लिए 2 कंट्रीज काम करते हैं, नेमली नॉर्वे एंड आइसलैंड।
ये भी एक सवाल आपके लिए CUT के लिए हो सकता है। एंड फाइनली LTTE को ख़त्म किया गया 2009 में एक वॉर होके, एंड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखेंगे इतने सारा होने के बावजूद श्रीलंका में अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ डेमोक्रेसी स्टिल देयर। हाँ, रिप्रेजेंटेशन, तमिल रिप्रेजेंटेशन का इशू आज भी कायम है, बाकी है वहां पर। तो कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट श्रीलंका में हुआ है। सक्सेसफुली कंट्रोल द ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया गया। और साउथ एशिया में द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज द इकोनॉमी। ये एक सवाल हो सकता है आपके लिए CUT के लिए कि साउथ एशिया में कौन सा वो पहला कंट्री था जो लिबरलाइज किया इकोनॉमी को, वो था श्रीलंका। और हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन डोमेस्टिक GDP में भी ये भी श्रीलंका को बोला जाता है। और इट हैज़ मेंटेन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, ओके, इन एंटायर फ्रॉम 1948 टिल नाउ। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो था, सिविल वॉर हुई है, बट स्टिल देयर वाज अ गवर्नमेंट विच इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, तमिल रिप्रेजेंटेशन का इशू तो था। नेक्स्ट आते हैं हम इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स में। ऑलरेडी पाकिस्तान का मैं वहाँ पर गवर्नमेंट्स कैसे बदले वो बोला था आपको लास्ट सेक्शन में, लास्ट क्लास में, कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर मिलिट्री इन्वॉल्व होती है, डेमोक्रेसी, मिलिट्री, सिविलियन गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट, सिविलियन अगेन मिलिट्री, तो ये इसका मिक्स चलते रहता है पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर मैं ये जो बोलना चाहता हूँ ये है आपका इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हुए हैं। ठीक है, तो पोस्ट कोल्ड वार एरा, तो अब तक आप जान चुके होंगे कि कोल्ड वार जो ख़त्म हुआ तो उसका सिर्फ इंडिया और USSR का बस वहाँ पर प्रॉब्लम्स ख़त्म हुए ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसका बहुत बड़ा चेंज आया था। जैसा कि पोस्ट कोल्ड वार एरा में ही क्या बनता है आपका सार्क, आपका यूरोपियन यूनियन 1992 में आता है, ओके, और बहुत सारे कंट्रीज अगेन डेमोक्रेटिक बनते हैं पोस्ट कोल्ड वार एरा में। जैसा कि USSR डिसइंटीग्रेट हुआ तो वहाँ से जो भी कंट्रीज अलग हुए वहाँ पर भी डेमोक्रेसी आया, तो उसका ही एक इफेक्ट बहुत सारे कंट्रीज में होता है। जहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हुआ था पोस्ट कोल्ड वार में आफ्टर द USSR डिसइंटीग्रेशन, तो इसका सब एक लिंक है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये नहीं ख़त्म हुआ। पोस्ट कोल्ड वार ख़त्म होने के बाद, कोल्ड वार ख़त्म हो गई लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म हुआ। ओके, तो ये कश्मीर का इशू है। अब देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का इसमें अगर हम देखेंगे तो वार्स हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 1947-48 में फर्स्ट वार, जब इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस के वक्त में, और 1965 में एक वार हुई है। 47-48 में इसमें क्या हुआ कि कश्मीर जो है इसे दो टुकड़ा किया गया, एक है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडियन प्रोविंस आज जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है, तो ऐसा ये डिवाइड हो गया, ओके, बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एक सवाल हो सकता है आपके लिए CUT के लिए कि कौन से लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, रैटक्लिफ कमिटी कहाँ पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पर है, ओके, तो LOC, LAC, ओके, और क्रीक लाइन, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको जानना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ये डिवाइड करता है हमारे टेरिटरी को। बेसिकली हमारा ही टेरिटरी है जिसे जो पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रखा है। ये 1947-48 का वार के बाद हुआ। अगेन 1971 में इंडिया वन अ डिसिसिव वार अगेंस्ट पाकिस्तान, बट स्टिल द कश्मीर इशू हैज़ नॉट बीन सेटल्ड। ये अभी भी अनसेटल्ड इशू दिख रहा है। तो अगर हम जाएंगे नेक्स्ट में, अगर देखेंगे इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो स्ट्रैटेजिक इश्यूज आज भी हैं। सियाचिन ग्लेशियर और आर्म्स स्ट्रगल जो है ये इसमें इशू है। 1998 में बहुत इंपॉर्टेंट ये एक सवाल आ सकता है, पहले CUT में भी आ चुका है, कि इंडिया ने कहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, वो है पोखरान। तो पोखरान में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके टेस्ट किया और इमीडिएटली पाकिस्तान ने भी विद इन फ्यू डेज उन्होंने भी टेस्ट किया, और वहाँ पर कहाँ पर किया गया, छगाई हिल्स। तो ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आपको सवाल आ सकते हैं। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट छगाई हिल्स में किया था। और दूसरे क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान बेसिकली अपना लोग की वायलेंस इस्तेमाल करता है, मिलिटेंट ग्रुप्स को वहाँ पर बढ़ावा देता है कश्मीर में। तो
तो ये एक मसला है जो इंडिया गवर्नमेंट ब्लेम करती है पाकिस्तान के ऊपर। कश्मीरी मिलिटेंट्स को आर्म्स का स्ट्रगल, ट्रेनिंग देना, ये सब चीज़ें, पैसा देना, ये सब पाकिस्तान करती है। एंड ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम्स पाकिस्तान फॉर दी खालिस्तानी मूवमेंट, जो पंजाब में हुआ था ना, जो खालिस्तानी मूवमेंट इन ईयर 1985 से 1995 के बीच में प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने में पाकिस्तान का हाथ है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लेम किया है। ऐसा ही जो पाकिस्तान की जो विंग है, ओके, जो उसकी स्पाई एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई, हमारा तो रा है, इंडिया का रा है, तो पाकिस्तान का इंटर स्पाई एजेंसी जो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, इसको भी ब्लेम किया जाता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में, कि उन्होंने ये आईएसआई ने बेसिकली बांग्लादेश और नेपाल के ज़रिए नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में उन्होंने हाथ बढ़ाया है। तो ये है इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया ब्लेम करता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान इंडिया को इन रिटर्न ब्लेम करता है। अगर हम देखेंगे तो वो है बेसिकली उनके सिंध प्रोविंस और बलूचिस्तान प्रोविंस में जो भी अनसर्टेनिटी है, तो उसमें पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम करता है कि इंडिया का हाथ है उसमें। और 1960 में अगर, अच्छा, ये तो ब्लेमिंग दो तरफ से भी चलता है। ये एक बहुत ही अहम चीज़ हुई थी, वो 1960 में हुई थी, वो है इंडस वाटर ट्रीटी साइन करना। इसमें वर्ल्ड बैंक के मदद से हमने, इंडिया और पाकिस्तान ने उसे ये किया, ट्रीटी साइन किया और आज तक वो ट्रीटी कायम है। तो ये सवाल ऑलरेडी सीयूटी में पूछा जा चुका है कि इंडस वाटर ये जो ट्रीटी है किसके मदद से साइन किया गया। क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएस, यूएन, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम या कंट्रीज का नाम आपको पूछा जा सकता है। सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, ये याद रख लीजिए। ओके, एंड देयर आर सो मेनी अदर माइनर डिफरेंसेस आज भी हैं उसमें इंडस वाटर ट्रीटी में, के इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल वो ट्रीटी आज तक चलती आ रही है। ओके, द टू कंट्रीज आर नॉट इन अग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन द रैन ऑफ कच्छ। रैटक्लिफ कमीशन जो था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डाला था, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान जो इंडिया को ये किया गया ना बाइफरकेट, तो वो रैटक्लिफ कमीशन था, रैटक्लिफ लाइन कहते हैं उसे। ओके, और ये इंडिया पाकिस्तान का जो 1947-48 में जो वार होने के बाद वो लाइन ऑफ कंट्रोल वहाँ पर आ गई, एग्जैक्टली जो कश्मीर में डाली गई है वो। और रैन ऑफ कच्छ जो यहाँ पर है, यू नो, बिलो दिस राजस्थान एंड अप द पार्ट ऑफ गुजरात, तो वहाँ पर रैन ऑफ कच्छ में जो ये आता है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर, उसे क्रीक लाइन कहते हैं, सर क्रीक। ओके, तो यहाँ पर आज भी उसमें भी अग्रीमेंट नहीं है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि सर क्रीक डिमार्केशन लाइन कहाँ पर है, क्या वो कश्मीर में है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में है, वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है, कहाँ पर है, इंडिया और चाइना के बीच में है। तो आंसर इज वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है और रैन ऑफ कच्छ में है। तो ये आपको याद रखना है, सर क्रीक याद रख लीजिए। ओके, सो विद दिस इंडियन पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हम खत्म करते हैं। वी विल गो टू द नेक्स्ट नेबर्स। दूसरे नेबर्स हमारे साथ क्या है, तो अगर देखेंगे बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इंडिया के। और यहाँ पर लुक ईस्ट पॉलिसी में हमने बांग्लादेश को भी ये किया, उसे जमा लिया है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जैसा कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त पे लुक ईस्ट पॉलिसी चलता था और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जब बने तो हम लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेके आए। और वहाँ से हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश को भी उसमें मिला लिया गया। पहले म्यांमार तक था, अब बांग्लादेश को भी हम इसे करते, बिकॉज बांग्लादेश एंड म्यांमार हैज अ कनेक्शन, म्यांमार हैज अ कनेक्शन विद अदर कंट्रीज, ऐसा ही वो बेसिकली आसियान कंट्रीज के साथ उसका कनेक्शन आ जाता है। तो इसलिए हम बांग्लादेश को भी इसमें ज्वाइन कर लिए। 2015 में एक बहुत बड़ा एक अग्रीमेंट हुआ था हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश के बीच में, जहां पर एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया और इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत सारे इसमें सॉल्व किए गए। नेपाल और इंडिया का अगर रिश्ता देखेंगे तो इसमें नेपाल और इंडिया का एक बहुत स्पेशल ये है कि विदाउट ए पासपोर्ट या वीज़ा इंडियंस कैन गो टू नेपाल और नेपालीज कैन कम टू इंडिया फॉर वर्क। ओके, ये स्पेशल एक चीज़ है नेपाल और इंडिया में। ये भी एक सवाल हो सकता है कि इन साउथ एशिया में कौन से कंट्री के बीच में ऐसा एक रिश्ता है जहां पर विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा पीपल कैन गो एंड कम। इट इज़ इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक डिस्प्लेजर भी है कि नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ऊपर उसके
हिमालयाज है और साउथ में तो हमारा यूपी बिहार वगैरह है, तो इट इज़ ए टोटली लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद चाइना के साथ जो उसका रिश्ता बढ़ते जा रहा है, ये एक कंसर्न है हमारे लिए। और नेपाल में जो माओइस्ट मूवमेंट है वो भी मसला है, जैसा कि आया था, मैंने बोला ना, जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट आया और वहाँ का किंग अगर जब उसे ये नहीं किया तो वहाँ पर माओइस्ट भी बढ़ गया, तो वहाँ से इंडिया में भी उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, होता भी है। टिल वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश तक जो नक्सलाइट्स हैं तो उनको सपोर्ट भी बेसिकली नेपाल के माओइस्ट से मिलता है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए कंसर्न है। और नेपाल के बहुत सारे लीडर्स और सिटीजन्स वो समझते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा नेपाल के चीज़ों में इंटरफेयर करता है, ये ऐसा है समझा जाता है। और कंसोलिडेशन, अच्छा हम क्या समझते हैं बेसिकली, अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छा हो जाता है, कंसोलिडेशन हो जाता है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट, ये भी एक सवाल हो सकता है, ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन में, कि कौन से कंट्री के साथ इंडिया पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट करता है। क्या है एक पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट? मतलब हमारा और श्रीलंका का रिश्ता अच्छा है, अगर वहाँ पर तमिल्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम ये होता है, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है और उनको हटाया जाता, तो हम क्या करेंगे, वो रिश्ते को थोड़ा हट जाएंगे, डिसएंगेजमेंट करेंगे, ट्रेड में वगैरह कम कर लेंगे, ये है पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट, ठीक है। तो वो इंडिया बेसिकली श्रीलंका के साथ करता है। याद रखें कि जो श्रीलंकन तमिल्स है, दे आर तमिल्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, तो इसलिए हम वहाँ पर इंटरफेयर करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर वहाँ पर तमिल्स पे अटैक किया जाता है, उनको प्रॉब्लम दिया जाता है, तो इंडिया का जो स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ पर इशू बन जाता है वो, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो प्रेशर बढ़ता है, तो इसलिए हम पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट करते हैं श्रीलंका के साथ। तो ये सब अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग पॉलिसी है, हम याद रखना है, और ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने श्रीलंका के साथ किया है ऑलरेडी। और सुनामी के बाद, जो सुनामी आया था, सुनामी के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन वर्क में भी इंडिया ने बहुत कुछ साथ दिया है श्रीलंका को, और स्पेशली अब रिसेंटली जब उसमें इकोनॉमिक इश्यूज भी आ गए, क्राइसिस आया, उस वक्त भी इंडिया ने बहुत कुछ सपोर्ट किया श्रीलंका को। अगर देखेंगे भूटान के साथ, भूटान के साथ इट डज नॉट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया को कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भूटान के साथ नहीं है। याद रखें कि इंडिया इज द इन्वॉल्व इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन भूटान, तो ये भी एक सवाल आ सकता है कि कौन से कंट्री में इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स करता है, तो इसका आंसर है भूटान, ठीक है। और ये हिमालयन किंगडम है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड भी इंडिया देता है भूटान को। अगर मालदीव्स के साथ देखेंगे तो मालदीव्स का रिश्ता मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पहले सुल्तानेट था, बाद में वहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाई जाती है, बट वहाँ पर अगर देखेंगे तो मालदीव्स के साथ रिश्ता इंडिया का बहुत अच्छा था। स्पेशली नवंबर 1988 में जब तमिल मर्सिनरीज से वहाँ पर इन्वेशन हुआ, अटैक हुआ, तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मालदीव्स हमारी आर्मी और नेवी, हमारी एयरफोर्स वगैरह जाके वो मदद की, और इमीडिएटली वो जो हंगामा, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था मालदीव्स के खिलाफ, उसे स्टॉप किया, वो इन्वेशन को स्टॉप किया। तो इसलिए इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो रिश्ता था और मजबूत हो गया, ओके। और इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म और फिशरीज को डेवलपमेंट करने में भी इंडिया ने मालदीव्स को बहुत सपोर्ट किया है। रिसेंटली अब इशू देख सकते हैं कि जो मुइज़्ज़ू जो प्रेसिडेंट वहाँ पर बने हैं, उनका बेसिकली इलेक्शन का मुद्दा ही यह था कि इंडिया गेट आउट, ठीक है। जैसा नेपाल में नेपालीस डाउट करते हैं इंडियन प्रेजेंस को, ऐसा ही मालदीव्स में भी हुआ, ओके। बट स्टिल आफ्टर द इलेक्शन द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग इंडिया को आना पड़ा और फिर से रिश्ता इंडिया के साथ मजबूत कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अनअवॉइडेबल पावर इन दिस साउथ एशिया। हम इतने बड़े मार्केट भी हैं और इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, और इसीलिए ये कंट्रीज जब भी प्रॉब्लम्स भी कहते हैं और दूसरी तरफ एंगेज भी होते हैं, ये है साउथ एशिया की खासियत, ओके। तो यही बात है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि साइज एंड पावर रहने से सस्पिशियस ऑफ इंडियन प्रेजेंस हम देख सकते हैं। वो नेपाल भी बोलता है, वो कभी कभी भूटान भी कहता है, और स्पेशली नेपाल में और मालदीव्स में ये इशू बोला जाता है कि इंडिया का प्रेजेंस है ये सही नहीं है करके, उनके कंट्रीज़ में वो इशू बनाया जाता। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया की, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, ठीक है। तो साउथ एशिया में क्या सिर्फ इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स है क्या? अगर हम देखेंगे तो ऐसा भी नहीं है,
ठीक है। तो ये बेसिकली साउथ एशिया के डिफरेंट कंट्रीज के बीच में भी है, जैसा कि नेपाल और भूटान के बीच में इशू है, और बांग्लादेश म्यांमार के बीच में इशू है। ओके, वो रोहिंग्यास का इशू है। ऐसा ही नेपाल और भूटान के बीच में भी इलीगल माइग्रेंट्स का इशू है। तो ऐसा इनके बीच में भी इशू है। वाई इंडिया इज हैविंग स्पेशली इश्यूज, मतलब इंडिया के साथ ये मैक्सिमम कंट्रीज बॉर्डर ये करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, और श्रीलंका के साथ तमिल्स का इशू है जो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इसलिए हमको सब कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ एक इशू है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरे कंट्रीज के साउथ एशिया में कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है, इन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। चलिए अब पीस एंड कोऑपरेशन कैसा चल रहा है ये देखेंगे। तो साउथ एशिया में पीस एंड कोऑपरेशन को बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वो है सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में बनाया गया। याद रखना चाहिए हमको कि सार्क के बारे में ऑलरेडी मैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में भी बात कर चुका हूं। अब यहाँ पर ये फुल फॉर्म आप देख लीजिए, और ईयर कौन से ईयर में ये बनाया गया वो याद रख लीजिए। और सार्क कंट्रीज ये साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में ही, इसके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है जिसको बोला जाता है साफ्टा। साफ्टा एग्रीमेंट भी साइन किया गया, और ये एग्रीमेंट 2004 में साइन किया गया और 2006 जनवरी 1 से इफेक्ट में लाया गया। तो ये भी सवाल हो सकता है कि साफ्टा एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 2004 में हुआ। कब इफेक्ट में आया? वो है जनवरी 1 2006 से इफेक्ट में आया, ये हो सकता। तो इंडिया का व्यू ऐसा है कि अगर हम साउथ एशिया में अगर इकोनॉमिकली अगर हम इंटरडिपेंडेंट हो जाएं, बहुत ज़्यादा ट्रेड करें, तो इससे पॉलिटिकल इश्यूज भी सॉल्व हो सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली एक व्यू है। आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन कैसा हुआ है, आप आपस में इश्यूज को, आज यूरोपियन यूनियन के अंडर में एक वार यू कैन नॉट इमेजिन बिकॉज ऑफ दी ट्रेड विच इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो ऐसा ही हो सकता है। इंडिया यही चाहता है कि साउथ एशिया में भी इतना ज़्यादा ट्रेड आपस में हो कि हमारे पॉलिटिकल इश्यूज भी सेटल हो जाए। ओके, तो ये है इंडिया का व्यू। अगर पाकिस्तान के साथ देखेंगे तो भी हम कश्मीर इश्यू वगैरह भी है, बट स्टिल हम देखते हैं कि ट्रेड पाकिस्तान के साथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्टिल हो रहा है। 2 पार्ट्स ऑफ पंजाब जो है, जैसा इंडिया में पंजाब है, पाकिस्तान के पास भी पंजाब प्रोविंस है, ये दोनों के बीच में इंक्रीज से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ट्रेड इंक्रीज हुआ है। ओके, और वीज़ाज हैव आल्सो बी मोर इजीली गिवन। और अब रिसेंटली खतरपुर वो जो ये बनाया गया, कॉरिडोर बनाया गया सिख लोगों के लिए जाने के लिए, तो ये सब चीज़ें हो रही है साइड बाय साइड। तो चाइना और अब कोऑपरेशन, पीस एंड कोऑपरेशन देखेंगे तो कौन से 2 कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं साउथ एशिया में, अगर हम देखेंगे तो चाइना और यूएस, इन दोनों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका ये है इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश करते हैं। चाइना का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गया है पाकिस्तान, जो इरिटेट करता है। हम अगर सार्क को अगर पावरफुल करना चाहें, सार्क में हम चाइना को मेंबरशिप नहीं दिए हैं, बट सिंस चाइना इतना पावरफुल इकोनॉमिकली होने से और पाकिस्तान को साथ रखने से वहाँ पर मसला हो रहा है। ये साउथ एशिया के लिए इंडिया फील्स दैट इट इज़ ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हमारे लिए। और यूएस देखेंगे तो यूएस पहले पाकिस्तान से करीब था। हम देखते हैं कि जब बांग्लादेश लिबरेशन वार वगैरह हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के साथ यूएस खड़ा हुआ था, लेकिन आज यूएस का स्टैंड ये है कि पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ, दोनों के साथ एक गुड रिलेशनशिप रखना यूएस चाहता है, एज अ मॉडरेटर काम करना चाहता है। खैर, जो यूएस हो या चाइना हो, ये दोनों कंट्रीज पावरफुल इकोनॉमीज हैं। ये जितना भी चाहे साउथ एशिया में अगर कुछ चेंज आना है तो वो बेसिकली यहाँ के लोग और गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। द पीपल एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द रिलीजन विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ दिस रीजन रादर देन एनी अदर पावर। ये कोऑपरेशन के साथ अच्छा मिलके, जैसा यूरोपियन यूनियन, जैसा कि आसियान कंट्रीज हैं, ऐसा ही सार्क बनना, ये कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी द गवर्नमेंट्स एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री। Thank you very much. With this we conclude the 3rd chapter, Contemporary South Asia. Hope you enjoyed this. और आपको चाहिए कि ये कंट्रीज में मैं हर एक चीज़ में आपको बताया हूँ कि कैसा यहाँ पर अग्रीमेंट्स को याद किया जाता। ओके, कैसा स्पेशल चीज़ें हैं, इंडिया नेपाल के बीच में क्या है, इंडिया और भूटान के बीच में रिश्ता कैसा है, इंडिया श्रीलंका के इसमें क्या हुआ है, जैसा कि मैंने बताया आपको डिसएंगेजमेंट का पॉलिसी। ओके, जैसा कि बताया कि कहाँ पर
पर बिग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है ये इंडिया इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कर रहा है। तो ऐसा ये जो एक स्पेशलिटी है हर एक कंट्री के साथ साउथ एशिया में, तो इसे याद रखना ज़रूरी है। इसी से सवालात भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।